अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट जो बेसिकली बायोलॉजी के होंगे। और पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, पीएमडीसी एमडीकैट सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट, इन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस, इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको वीडियो की सूरत में प्रोवाइड किए जाएं और एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी शुड डू दिस, क्यों करें। देखो, सबसे पहली बात, एमडीकैट के अंदर अगर मैं 2026 की बात करूं तो इस वक्त एमडी कैट के सिलेबस के अंदर तकरीबन 45% जो वेटेज है एमडी कैट के पेपर के अंदर, वो सिर्फ बायोलॉजी का है। यानी कि अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो बायोलॉजी के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं बायोलॉजी के अंदर एंड दे आर नाउ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, बस शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, शर्त इतनी है कि आपने प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चंस, शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना चाहते हो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस आपको मुश्किल लगती होंगी, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एमडीकैट के लिए जो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होता है। और जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपके लिए 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो, अब इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब यह है कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कोई, और आपके पास कोई वीडियो सॉल्यूशन भी ना हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपने करना यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने सिंपली जो है वो अपने साथ एक नोट्स की कॉपी खोल के रखनी है, और हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके खुद उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप उसका सॉल्यूशन कर लेते हो एंड वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि सर ये तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। और अगर लेट सपोज आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी, और उसी क्वेश्चन के अंदर उस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि सर मैं सिंध का हूं, पंजाब का हूं, बलूचिस्तान का हूं, केपी का हूं, गिलगित का हूं, क्या मेरे लिए ये सीरीज काफी होगी, क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूं? देखो बेटा, इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम बोर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए, तमाम बोर्ड्स को देखते हुए बनाए गए। तो आसान जबान में अगर मैं बात करूं तो सिंपल में, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आया आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, बलूचिस्तान से रखते हो, केपीके से रखते हो या सिंध से रखते हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए अपना एग्जाम देना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कोशिश करो कि इसको साथ साथ सॉल्व करो। अब होगा क्या, देखो एमडी कैट के अंदर एक वाहिद रास्ता जिससे आप स्कोर कर सकते हो वो एमसीक्यूज का आंसर करना ही है। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, एमसीक्यूज को मार्क करने का तरीका नहीं आता, कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका नहीं आता, तो अल्टीमेटली आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और असल गेम तो बायोलॉजी का है। 81 अगर आपके नंबर आ गए तो पीछे जो नंबर बचते हैं उनको लेना काफी हद तक आसान हो जाता है, यानी कि आपका 40% तो सीधा सीधा यहां से सीधा हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत हद तक आसानी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी सीरीज को एंड तक देखना है, और मेरी कोशिश होगी कि तमाम चैप्टर्स जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूडेड हैं उन तमाम चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ख़ास तौर पे इसके अंदर रिसेप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। एंड बच्चे ये समझते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, बट अगर आप इसको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लेते हो तो देयर विल बी नो डिफिकल्टी, और आराम से इस चैप्टर को आप एस कर सकते हो, आराम से इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, तमाम क्वेश्चंस को, तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। बस शर्त यह है कि साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है और तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से लेके चलना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कह रहे कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट द, कॉर्पस कैलोजम किसको कनेक्ट करता है? तो मान के चलो दिस इज योर वन सेरेब्रल हेमीस्फीयर, एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज द सेकेंड है सेरेब्रल हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि आधा स्फीयर होता है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस, कॉर्पस कहते हैं बॉडी को, कैलोसम। सो कॉर्पस कैलोसम वो स्ट्रक्चर है जो दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर को कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आंसर है वो सेरेब्रल हेमीस्फीयर बनेगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मेड्यूला क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ जो है वो हमारे पास सेरेब्रल हेमीस्फीयर, तो पूरे सेरेब्रल हेमीस्फीयर को दूसरे सेरेब्रल हेमीस्फीयर से कनेक्ट करने का काम कॉर्पस कैलोसम करता है। सेरिबेलर नहीं होगा, सेरिबेलर नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस सवाल में आपसे कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग रिसेप्टर इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव अबंडेंस ऑन आवर बॉडी। अगर आप रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से देखो, यानी कि कौन ज़्यादा मौजूद है, उसके हिसाब से आप सिंपली क्या करो, रिसेप्टर्स को अरेंज कर दो। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला रिसेप्टर है वो कौन सा है भाई? सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो रिसेप्टर है दैट इज़ द पेन रिसेप्टर। तो पेन रिसेप्टर तकरीबन 27 गुना, अप्रॉक्सीमेटली कितने गुना? अप्रॉक्सीमेटली जो पेन रिसेप्टर होता है दैट इज़ 27 टाइम्स मोर अबंडेंट देन द कोल्ड रिसेप्टर। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है? सबसे ज़्यादा हमारे पास पेन रिसेप्टर है, कोल्ड रिसेप्टर फिर आता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो उसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज़ द हीट, यानी कि टेम्परेचर या हॉट रिसेप्टर कह लो, जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। तो एक्चुअली जो लास्ट में आता है वो हमारे पास क्या होता है? जो लास्ट में आता है वो हमारे पास होता है हीट रिसेप्टर। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा हमारे पास पेन रिसेप्टर होता है जो 27 टाइम्स ज़्यादा है कोल्ड रिसेप्टर से, और कोल्ड रिसेप्टर 10 टाइम्स ज़्यादा है हीट रिसेप्टर से। सो सबसे पहले हमारे पास पेन यानी कि 1, उसके बाद फिर हमारे पास कोल्ड यानी कि 2, और फिर 3, ठीक है, 1, 2 and 3। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। पेन सबसे ज़्यादा तो पेन सबसे ज़्यादा, ठीक है, कोल्ड फिर कोल्ड, ठीक है, और सबसे कम हीट तो हीट। तो आंसर यहाँ हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग द इनपुट इंफॉर्मेशन बिफोर दे रीच हायर ब्रेन सेंटर। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है हायर ब्रेन सेंटर, मान के चलो ये आपका ब्रेन का हायर पार्ट है। हायर पार्ट से मुराद जो हायर हिस्सा है, सेरिब्रम है या इस तरह का जो हिस्सा है, उसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन को भेजने से पहले यहाँ पे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको स्क्रीन किया जाता है। ये क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है ये वो स्ट्रक्चर होगा जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो सकता है? दिस शुड बी रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये क्या होगा? रेटिक्यूलर
फॉर्मेशन होगा। तो जितना भी स्टिमुलस आ रहा है वो पहले रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन उसको स्क्रीन करेगा और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर आगे स्क्रीन होके जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेटिकुलर फॉर्मेशन होगा। सो रेटिकुलर फॉर्मेशन वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे हैं रिसेप्टर डिटेक्ट। रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? देखो सिंपल सी बात है, रिसेप्टर का काम है चेंज को डिटेक्ट करना। चेंज को डिटेक्ट करने से मुराद रिसेप्टर का काम है स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। तो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करेगा? स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। यहाँ आंसर ऑप्शन सी बनता है। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे लिम्बिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ। लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है? देखो हमें पता है फोर ब्रेन। जब भी हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले सेरिब्रम आ जाता है। उसके अलावा जितना भी हिस्सा है उसमें थैलेमस आ जाएगा, लिम्बिक सिस्टम आ जाएगा। तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स हो गए। सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं इसे एक डिफरेंट मैनर के अंदर जो लिखूं तो टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन लिख सकता हूँ। टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन लिख सकता हूँ। और टीलेंसेफेलॉन से आगे बनता है सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन से आगे बनता है थैलेमस लिम्बिक सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फोर ब्रेन होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेके चलो तो फोर ब्रेन शुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे द नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से कितनी नर्व्स अराइज होती हैं? तो हमें पता है ब्रेन से 12 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं। 12 पेयर्स ऑफ नर्व, ठीक है। तो 12 पेयर यानी कि 24। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिन्हें आप क्रेनियल नर्व्स कहते हो, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं बट यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं। कह रहे प्रिंसिपल आयन ऑफ नर्व सेल। कौन सा ऐसा आयन है जो प्रिंसिपली मौजूद है? प्रिंसिपली मतलब काम कर रहा है। अब हमें पता है कि जब भी नर्व इंपल्स आता है देयर विल बी सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम इनफ्लक्स जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। देन पोटासियम बाहर जाता है जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होती है। तो ये सोडियम और पोटासियम का ही मेन काम है। तो यहाँ सोडियम एंड पोटासियम वुड बी द राइट आंसर। सोडियम एंड पोटासियम वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहा है एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन इज लोकेटेड इन। एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, देखो याद रखना, मान के चलो ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल। This is your spinal cord. Let me draw it very simple again. ये मैं बना रहा हूं इसका ग्रे मैटर, ठीक है। अब हमें पता है डीपीएस से कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो पोस्टीरियर पार्ट में आती है, यानी कि डॉर्सल पार्ट में आती है। तो यहाँ से निकलती है डॉर्सल रूट और फिर यहाँ पे होता है गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया रूट क्या होती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो याद रखना, दिस इज द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दिस ग्रे मैटर इज द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे मेनली क्या मिलेंगे? यहाँ पे मेनली आपको जो है वो सेल बॉडीज मिलेगी। और जबकि ये जो आपको स्पाइनल कॉर्ड से निकलता हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इस वाली चीज़ को, ये जो पीछे के रास्ते से निकल रही है, डॉर्सल रास्ते से निकल रही है, डॉर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल पार्ट ऑफ ग्रे मैटर से निकल रही है, इसे आप डॉर्सल रूट कहते हो। इस डॉर्सल रूट में आगे क्या आता है? आगे बेसिकली यहाँ पे सेल बॉडीज आती हैं जिन्हें आप गैंग्लिया कहते हो, जिन्हें आप डॉर्सल रूट गैंग्लिया का होगा, ठीक है। तो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो इस रास्ते से आती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास सेल बॉडी मौजूद है। अब सवाल में कह रहा है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जाहिर सी बात है वो अराइज होगा यहाँ से। मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होगी वो यहाँ वेंट्रल पार्ट में होगी, दिस इज वेंट्रल पार्ट। तो मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होगी वो कहाँ होगी? वेंट्रल पार्ट में, वेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और फिर यहाँ से आपका एक्सॉन निकलेगा सेल बॉडी से और फिर वेंट्रल रूट में जाएगा। तो एक्सॉन कहाँ मिल रहा है? एक्सॉन जो आपका मोटर न्यूरॉन का है वो वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मिल रहा है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। एक्सॉन की बात कर रहा है तो आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन सोडियम गेट ओपन, जब सोडियम गेट खुलते हैं तो क्या होता है? मान के चलो ये सेल मेम्ब्रेन है एक न्यूरॉन की, दिस इज द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब जैसे ये खुलेगा
सोडियम बहुत तेजी से अंदर आएगा और ये डीपोलराइजेशन करवाएगा, इसे सोडियम इन्फ्लक्स कहते हैं। तो क्या होगा, सोडियम बहुत तेजी से अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम आयन रशेस इनटू द न्यूरॉन, सोडियम आयन रशेस इनटू द न्यूरॉन, ठीक है। तो पोटासियम आयन तो गया यहाँ पे। अब डिफ्यूजन से आएगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आएगा, तो याद रखना सोडियम बाहर ज़्यादा होता है और पोटासियम अंदर ज़्यादा होता है। अब जाहिर सी बात है, सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है तो ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो सिंपल डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन ए बनेगा। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर एनर्जेटिक एक्टिविटीज बाय, बॉडी एनर्जेटिक एक्टिविटीज के लिए कैसे प्रिपेयर होती है, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, बॉडी एनर्जेटिक एक्टिविटीज के लिए जब प्रिपेयर होती है तो ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, एनर्जेटिक एक्टिविटीज के अंदर आपके पास बॉडी में हर चीज़ बढ़ रही होगी। तो पहली बात, ये सोमैटिक तो नहीं हो सकता, सोमैटिक तो वो नर्वस सिस्टम है जो आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये कौन सा होगा, ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला होगा, तो ये ऑटोनॉमिक होगा। अब ऑटोनॉमिक में भी पैरासिम्पैथेटिक होगा या सिम्पैथेटिक होगा। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन है, जब इंसान आराम कर रहा होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है। लेकिन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई रिस्पॉन्स देना होता है, कोई एनर्जेटिक एक्टिविटी करनी होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए, फ्लाइट और फाइट दोनों के अंदर आपको एनर्जेटिक होना पड़ता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड नियर बाय रीजन ऑफ, लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला आ जाएगा और उसके अराउंड जितना भी सेरेब्रम का हिस्सा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, तो सेरेब्रम का हिस्सा जितना भी है वो आ जाएगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन में नर्व इम्पल्स इज इनिशिएटेड बाय, नर्व इम्पल्स कैसे इनिशिएट करते हो, देखो नर्व इम्पल्स इनिशिएट करना यानी कि नर्व इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब अगर आपने इसको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि आपके पास, मान के चलो ये मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में डीपोलराइजेशन यहाँ पे होगी। अब अगर एक स्टिमुलस आया और वो स्टिमुलस आके यहाँ तक रहा, इसने इस लाइन को टच नहीं किया, दिस इज कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये आगे प्रोपेगेट नहीं होगा। लेकिन एक स्टिमुलस जैसे ही इस लाइन को टच करेगा, यानी कि -55 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मिली वोल्ट तक पहुंचेगा, तो ये वो पोटेंशियल है जिसके ऊपर वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खोलेंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये जो स्टिमुलस है जिसने इस लाइन को, इस थ्रेशोल्ड को पार कर लिया, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आगे ट्रांसमिट हो सके। तो यहाँ क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है फॉलोइंग आर द रिफ्लेक्स एक्शन एक्सेप्ट, तमाम चीजें रिफ्लेक्स एक्शन है सिवाय। देखो जब रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है। अब अगर आप नोट करो तो चाहे आपके पास खांसना हो इनवॉलंटरी है, चाहे आपके पास नीजिंग हो, छींकना हो इनवॉलंटरी है, चाहे आपके पास यॉर्निंग हो, तीनों चीजें इनवॉलंटरी है। क्या इनवॉलंटरी नहीं है, शाउटिंग इनवॉलंटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनवॉलंटरली शाउट करते, वॉलंटरली शाउट किया जाता है, यानी कि बेसिकली आप अपनी मर्जी से शाउट कर रहे हो। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है इट कंटेन ऑडिटरी रिले सेंटर। ऑडिटरी रिले सेंटर कौन किसके पास होगा, ऑडिटरी रिले सेंटर कहाँ होता है। तो याद रखना डिफरेंट बुक्स ये कहती हैं कि जो ऑडिटरी रिले सेंटर है, जो आई मूवमेंट्स है, इसको कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट्स एज वेल एज ऑडिटरी रिले सेंटर भी आपको वही मिलेगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिफरेंट किताबों के अंदर इंक्लूडिंग पंजाब बोर्ड, इंक्लूडिंग सिंध बोर्ड, यही लिखा हुआ है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स इज एसोसिएटेड विद, अगर आपने नर्व इम्पल्स को आगे भेजना है तो जाहिर सी बात है आपने इस न्यूरोलीमा को डीपोलराइज करवाना होगा। और डीपोलराइजेशन हमेशा तब होती है जब सोडियम अंदर की तरफ आता है। कब आता है, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन होता है।
तो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल के ओपन होने की वजह से सोडियम अंदर आता है, तो सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ती है, सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ती है। तो इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम वुड बी द राइट आंसर, इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ द सोडियम वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज इन सोडियम परमिएबिलिटी वुड बी द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है मोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टर्मिनेटेड। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां से आता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोरैकोलंबर है, थोरैकोलंबर है। थोरैकोलंबर का मतलब ये जितना भी थोरैक्स से नर्व्स निकल रही हैं और लंबर रीजन से नर्व्स निकल रही हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है। जबकि जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियोसैक्रल का मतलब है क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व्स मिलकर क्या बनाती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है। अभी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मान के चलो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास एक गैंग्लियन मौजूद होता है, गैंग्लिया मौजूद होता है जिसमें ये जाके टर्मिनेट करती है। तो यहाँ पे जो गैंग्लिया है दैट लाई नियर द कॉर्ड, दैट लाई नियर द स्पाइनल कॉर्ड, तो ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड के पास है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए बनता है, दैट लाई नियर द कॉर्ड, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, कह रहे कंसेक्यूटिव न्यूरॉन्स आर सो अरेंज दैट, मान के चलो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये कैसे अरेंज है? अगर आप देखो तो यहां से इंफॉर्मेशन नीचे आएगी एक्सॉन से और इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा डेंड्राइट। तो पहले का एक्सॉन दूसरे के डेंड्राइट के साथ क्या हो रहा है? पहले का एक्सॉन दूसरे के डेंड्राइट के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो यही होगा कि एक का एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन आर अटैच टू डेंड्राइट एंडिंग ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, एक्सॉन एंडिंग ऑफ एक न्यूरॉन आर अटैच विद द डेंड्राइट एंडिंग ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। डेंड्राइट एंडिंग ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ क्या है? डेंड्राइट एंडिंग ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ जो है वो आपके पास कनेक्शन बना रहा होगा। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो प्रिसाइजली आंसर ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे इट इज हाईली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब फौरन आया फौरन चला गया, मिली सेकेंड्स के अंदर। इट इज हाईली ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, कौन सा ऐसा चेंज है जो हाईली ट्रांजिएंट है, मतलब फौरन खत्म होता है। तो 1 से 2 मिली सेकेंड के अंदर जो आपके पास एक्शन पोटेंशियल होता है ये आता है और खत्म भी हो जाता है। तो एक्शन पोटेंशियल वुड बी द राइट आंसर। जबकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल या जैसे आप कह लो रेस्टिंग पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल है जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग के ऊपर है, तो वो जब तक मेम्ब्रेन रेस्टिंग के ऊपर है तब तक रहेगा। तो यहाँ पे ये ट्रांजिएंट तो नहीं हो सकता, ट्रांजिएंट वुड बी एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है बंडल्स ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट आर कॉल्ड। एक्सॉन के बंडल, डेंड्राइट के बंडल क्या कहलाते हैं? देखो याद रखना, एक्सॉन और डेंड्राइट ये दोनों जब भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जमा होंगे किसी भी जगह के ऊपर, तो इसे आप नर्व कहोगे। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर इनकी जगह सेल बॉडी या सोमा जमा हो जाए, सेल बॉडी या सोमा जमा हो जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहीं भी जगह, बहुत सारी सेल बॉडी जमा हो जाए, तो इसे आप गैंग्लियन कहते हो या गैंग्लिया कह लो, ठीक है, गैंग्लिया कह लो। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? नर्व्स हो जाएगा। तो नर्व वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा है नो कंडक्शन फेज ऑफ नर्व इम्पल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन, जब न्यूरॉन कोई भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा। अब अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन है तो हमें पता है मेम्ब्रेन अंदर की साइड पे ज़्यादा नेगेटिव होती है और बाहर की साइड पे पॉजिटिव होती है। तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन के अंदर पोलैरिटी बनी हुई है, पोल्स बने हुए हैं, तो मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज्ड है। आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो जब नर्व इम्पल्स आएगा तो डिपोलराइज होगी, रिपोलराइज होगी, हाइपरपोलराइज होगी, बट ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं, कह रहा है देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन इन सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट। कोई क्लियर डिफरेंस मौजूद नहीं है डेंड्राइट और एक्सॉन में सेंसरी न्यूरॉन के सिवाय। देखो अगर आपसे ये कह रहा है डेंड्राइट और एक्सॉन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है तो क्या हो सकता है? देखो डेंड्राइट जो है वो नर्व इम्पल्स रिसीव करता है और हमारे पास
नर्व इम्पल्स रिसीव करेगा। यानी कि मान के चलो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं सेंसरी रिसेप्टर की प्रिसाइजली बात करूँ, ये तो मैं एक नॉर्मल न्यूरॉन की बात कर रहा था। न्यूरॉन में डेंड्राइट से आया सिग्नल और फिर ये आगे एक्सॉन में चला गया। बट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ मैं एक सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं एक सेंसरी न्यूरॉन ड्रॉ करूँ, तो मुझे क्या नज़र आएगा, मुझे ये नज़र आएगा कि ये इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से आएगी, डेंड्राइट से आने के बाद सेल बॉडी में जाएगी और सेल बॉडी से आगे एक्सॉन से आगे चली जाएगी। तो दैट इज़ अ वेरी बेसिक फिनोमेना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत बेसिक सा फिनोमेना। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या बन जाएगा। अब जब आप इसका आंसर देखोगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये बनेगा कि इट लेटर, लेटर का मतलब है ये एक्सॉन, लेटर मतलब बाद वाला भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से कहाँ आएगी, ये आएगी सेल बॉडी के पास और सेल बॉडी से फिर आगे जाएगी, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में जाएगी। तो कह रहा लेटर यानी कि एक्सॉन रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी, एक्सॉन यानी कि दिस इज एक्सॉन, ये कहाँ से सिग्नल हासिल कर रहा है, कहाँ से सिग्नल ले रहा है, सेल बॉडी से। दिस वुड बी द राइट आंसर। बाकी सब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फॉर्मर रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द बॉडी, सेल बॉडी, नो। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं, कह रहा है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन अराइजेस फ्रॉम, यानी कि डेंड्राइट और एक्सॉन। मान के चलो ये डेंड्राइट है और नीचे से एक्सॉन निकल रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, दिस इज द सेंट्रल पोजीशन जिसे आप सेल बॉडी कहते हो। तो सेल बॉडी से ही अराइज होते हैं, जिसे आप सोमा भी कह सकते हो। आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं, कह रहा है डैश इज अ क्रूशियल रिलीज सेंटर अमंग सेंसेस, द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेंसेस के लिए यानी कि लिम्बिक सिस्टम के लिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए कौन क्रूशियल रिलीज सेंटर है। तो यहाँ पे क्रूशियल रिलीज सेंटर की बात की जा रही है। तो क्रूशियल रिलीज सेंटर डिफरेंट आपके पास उसके लिए लिम्बिक सिस्टम के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा जो रिले सेंटर है वो क्या है, थैलेमस है। तो थैलेमस जो है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, वो एक रिले सेंटर के ऊपर रिले सेंटर के लिए काम कर रहा होता है, ऑडिटरी इम्पल्सेस के लिए, विजुअल इम्पल्सेस के लिए, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड वगैरह से। तो यहाँ पे आंसर थैलेमस बनता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, थैलेमस हो गया। आगे चलते हैं, कह रहा है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द, उल्टा होता है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल करेगा, राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं, कह रहा है डेंड्राइट एंड डेंड्रॉन आर अलाइक विद रिस्पेक्ट टू, डेंड्राइट और डेंड्रॉन में सिमिलैरिटी है, सिवाय मतलब किसकी रिस्पेक्ट में सिमिलैरिटी है। देखो डेंड्राइट और डेंड्रॉन के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो सिर्फ उसके फंक्शन में हो सकती है। कैसे, क्योंकि डेंड्राइट और डेंड्रॉन दोनों का काम है इम्पल्स को रिसीव करना, नर्व इम्पल्स को रिसीव करना, तो दोनों का यही काम होगा। ठीक है, अब डेंड्राइट और डेंड्रॉन को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अलग मैनर के अंदर डिस्क्राइब करती है, बट हमने से यहाँ से सिमिलैरिटी पूछ रहा है, अलाइक पूछ रहा है। तो अलाइक में तो आंसर ऑब्वियसली फंक्शन होगा, दोनों का फंक्शन क्या है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करना। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में कह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड इज इनहिबिटेड बाय, डाइजेशन ऑफ फूड कौन इनहिबिट करता है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी है क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि बॉडी में इस वक्त जब बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक बैलेंस है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में चली जाएगी, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली, जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी और चीज़ों को डाइजेस्ट कर रही होगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट हो जाएगी, एक बैलेंस की जाना है, अगर ये बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये वाली एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, पैरासिम्पैथेटिक वाली, और अगर सिंपैथेटिक ओवरशूट कर गया तो सिंपैथेटिक की एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है, भागना है या डरना है या लड़ना है, तीन रास्ते हैं ना। अब इसके अंदर आप ये चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है या ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए, तो उस वक्त आप डाइजेशन ऑफ फूड को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करोगे। तो सेम कहानी यही होती है, आपके सामने शेर आया, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, भागना होगी या फूड को डाइजेस्ट करना होगी, आप कहोगे सर भागना होगी। तो जब शेर सामने आया तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सिंपैथेटिक, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वो डाइजेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा।
तो सिंपैथेटिक वुड बी द राइट आंसर। पैरासिम्पैथेटिक में डाइजेशन प्रोमोट होती है। आगे चलते हैं। कह रहे डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट होना। प्यूपिल डायलेट होगा तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी तो ज़्यादा दिखेगा। कब होना चाहिए? लाइट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में या रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन में? ऑब्वियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ताकि ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर जाए और ज़्यादा नजर आए। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज ड्यू टू। मेम्ब्रेन ज़्यादा अंदर नेगेटिव होती है, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन अंदर ज़्यादा नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मेम्ब्रेन में इस तरीके से सोडियम लीकी चैनल ज़्यादा है। वैसे कहा यह जाता है कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू एवरीथिंग, वर्चुअली इम्परमिएबल टू एवरीथिंग एक्सेप्ट द पोटासियम आयन, क्योंकि पोटासियम लीकी चैनल ज़्यादा होते हैं। जब पोटासियम लीकी चैनल ज़्यादा होते हैं तो अंदर पोटासियम होता है, और ये पोटासियम क्योंकि अंदर ज़्यादा है तो अंदर से निकल के बाहर जाता है, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव आयन की कमी होती है और अंदर नेगेटिविटी डेवलप होती है। तो देयर विल बी लॉस ऑफ पोटासियम आयन फ्रॉम द न्यूरॉन बाय डिफ्यूजन, क्योंकि अंदर पोटासियम आयन ज़्यादा है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर जो है वो ऑप्शन ए बनेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, गेन ऑफ पोटासियम तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे विच पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। कौन सा लिम्बिक सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है? लर्निंग के अंदर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हो। भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ पढ़ी, अब उस चीज़ को मैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ लर्निंग का एक मेजर रोल है। तो लर्निंग में यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? हिप्पोकैम्पस का काम है। तो हिप्पोकैम्पस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है प्राइमरी सेंसरी एरिया आर लोकेटेड इन। प्राइमरी सेंसरी एरिया कहाँ होता है? देखो एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो सेंसरी एरिया है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे एक्सॉन एंड डेंड्राइट कैन बी रीजनरेटेड प्रोवाइडेड दैट। एक्सॉन और डेंड्राइट रीजनरेट कर सकते हैं कब? भाई सिंपल सी बात है, ये है सेल बॉडी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे जो कुछ निकल रहा है उसे सेल प्रोसेस या न्यूराइट कहते हो। अब अगर यही सेल बॉडी नहीं है तो क्या सेल प्रोसेसेस बन सकते हैं? सेल प्रोसेसेस सेल के पार्ट्स है ना, सेल निकलने वाले पार्ट्स है। तो अगर सेल बॉडी ही नहीं है, देयर विल बी नो सेल प्रोसेसेस। तो यहाँ रीजनरेशन तभी पॉसिबल है जब सेल बॉडी मौजूद। आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। ऑप्शन ए प्रिसाइजली वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। देखो ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटेलिजेंस डिपेंड करती है उसके फोर ब्रेन के ऊपर। जितना ज़्यादा फोर ब्रेन उसका डेवलप होगा उतनी ज़्यादा लर्निंग, रीजनिंग, थिंकिंग ये सब होगी। तो ह्यूमंस में जो सबसे ज़्यादा डेवलप पोर्शन है ब्रेन का वो है फोर ब्रेन, और जो सबसे कम डेवलप है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बाकी ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा डेवलप होता है। तो आंसर यहाँ फोर ब्रेन बनता है। आगे चलते हैं। अगर आपसे फोर ब्रेन में ही पूछ ले तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा। ठीक है। अब आगे आपसे कह रहा है इनर बटरफ्लाई शेप पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। तो मैंने जो आपको ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना, ये वाला, ये क्या था? ये था ग्रे मैटर। ये था ग्रे मैटर। और अगर ये ग्रे मैटर था तो एक बात बहुत अच्छे से हमें पता होनी चाहिए कि इस ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज जमा होती हैं। ठीक है, सेल बॉडीज जमा होंगी तो ग्रे मैटर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आंसर है वो सेल बॉडीज बनेगा। सेल बॉडीज जमा होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जहाँ भी, तो वहाँ क्या बन जाता है? ग्रे मैटर बन जाता है। अगर उसके अलावा कोई सेल प्रोसेसेस जमा होंगे तो मेजरली क्या बनेगा? वाइट मैटर बनेगा। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? आंसर यहाँ बनेगा सेल बॉडीज। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है डैश एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर सीएनएस।
कौन सीएनएस के शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगा? फॉर एग्जांपल हम कूदे तो ब्रेन पे एक शॉक तो लगेगा, इस शॉक को कौन एब्जॉर्ब करेगा? इस शॉक को फॉर श्योर ब्रेन के अराउंड जो फ्लूइड है दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये इस शॉक को नल एंड वाइट करेगा। तो CSF वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ऊपर रह गया, उसको देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन सोडियम डिफ्यूजेस इनटू द नर्व सेल इट कॉजेस। अब सोडियम जब अंदर आएगा नर्व सेल के तो क्या करवाएगा? मान के चलो ये मेम्ब्रेन है नॉर्मल, अंदर की साइड ये ज़्यादा नेगेटिव है, बाहर की साइड ये पॉजिटिव है, ये पोलराइज स्टेट है। अब होगा क्या कि अगर एक्शन पोटेंशियल, अगर नर्व इम्पल्स आएगा तो फौरी तौर पे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। अब जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो होगी डीपोलराइजेशन। क्या होगी? डीपोलराइजेशन होगी, और डीपोलराइजेशन के नतीजे में फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, मतलब डीपोलराइजेशन में ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो यहां पे सोडियम जब इनटू द नर्व सेल आ रहा है तो क्या करवा रहा है? डीपोलराइजेशन करवा रहा है। किसकी? मेम्ब्रेन की। तो आंसर यहां ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जबकि जो ऑटोनॉमिक होता है वो दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो दो फंक्शनल कैटेगरीज आ जाती है। आंसर यहां ऑप्शन ही बनता है। आगे चलेंगे। कह रहे हैं इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जजमेंट। इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जजमेंट ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैंने अभी आपको बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म की रीजनिंग, जजमेंट, इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंट है, ये डिपेंड करता है उसके फोर ब्रेन के ऊपर। किसके ऊपर? फोर ब्रेन के ऊपर। जितना ज़्यादा फोर ब्रेन डेवलप्ड होगा, जितना ज़्यादा फोर ब्रेन डेवलप्ड होगा उतना ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म इंटेलिजेंट, रीजनिंग और जजमेंट में आगे होगा। फोर ब्रेन में भी सेरिब्रम वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। तो यहाँ आंसर सेरिब्रम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जितना ज़्यादा डेवलप उतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इंटेलिजेंट, रीजनिंग करने वाला और जजमेंट करने वाला होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रिमिटिव बिहेवियरल एक्टिविटीज नीडेड फॉर सर्वाइवल आर कंट्रोल्ड बाय। कह रहा है प्रिमिटिव बिहेवियरल एक्टिविटीज। प्रिमिटिव बिहेवियरल एक्टिविटीज का मतलब ये है कि जो पुरानी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रेज हो गया, फेयर हो गया, डर लगना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखना, लिम्बिक सिस्टम को आप इमोशन सेंटर भी कहते हो। लिम्बिक सिस्टम इज एक्चुअली इमोशन सेंटर, और ये जो लिम्बिक सिस्टम है यही सारी ये एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ आंसर लिम्बिक सिस्टम बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है, यही सवाल आ गया, सेंटर ऑफ इमोशन कौन है? तो सेंटर ऑफ इमोशन आपके पास लिम्बिक सिस्टम है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है रिजेस ऑफ फिंगर टिप कंटेन। अब देखो फिंगर टिप मतलब ये जो फिंगर टिप्स हैं इसके ऊपर टच का रिसेप्टर होगा। अब देखो टच का रिसेप्टर मेजरली कौन है? मीजनर कार्पसल, क्योंकि पैसिनियन कार्पसल प्रेशर को डिटेक्ट करता है और प्रेशर का रिसेप्टर नॉर्मली डीप मौजूद होता है। तो यहाँ आंसर मीजनर कार्पसल बनेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस इज कंट्रोल्ड बाय। अब डिफरेंट किताबें ये कहती हैं कि मेड्यूला से ऊपर होता है पॉन्स। इस पॉन्स के अंदर अगर मैं यहां नॉर्मली ड्रॉ करूं, सही है, तो नीचे मेड्यूला, ऊपर है पॉन्स। अब ये मैं साइड से देख रहा हूँ ब्रेन को, जब मैं साइड से देख रहा हूँ तो ये पॉन्स के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को स्लीप और वेकफुलनेस के अंदर ट्रांजिशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये पंजाब बोर्ड भी कहती है, डिफरेंट बुक्स भी कहती हैं, तो यहाँ पे हम पॉन्स ही आंसर मान लेते हैं। आगे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों आ जाती है। स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स होती है 12 पेयर। 12 पेयर का मतलब ये है 24, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर। 31 पेयर का मतलब है 62। तो 24 और 62 को प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा 86। आंसर यहाँ ऑप्शन डी बनता है। टोटल नंबर पूछ रहा है तो 86 वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है पिक अप द एनालोगस पेयर। एनालोगस मतलब जिसका फंक्शन सिमिलर है। तो जाहिर सी बात है एक्सॉन का काम तो नर्व इम्पल्स को आगे लेके जाना है और डेंड्राइट का काम नर्व इम्पल्स को रिसीव करना है। तो ये तो नहीं हो सकता। डेंड्रॉन और एक्सॉन दोनों का काम अगेन अलग अलग हो गया। एक्सॉन और सेल बॉडी भी नहीं हो सकता।
डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट वुड बी द राइट आंसर। अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये कहती है कि अगर तो एक सिंपल सा नर्व इम्पल्स रिसीव करने वाला स्ट्रक्चर है, एक सिंगल है, तो इसे आप डेंड्रॉन कहोगे, और अगर इससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं इस तरीके से तो इसे आप डेंड्राइट्स कहोगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है, दोनों का फंक्शन सिमिलर है, नर्व इम्पल्स रिसीव करना। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है ऑल स्पाइनल नर्व्स आर कैटेगराइज इनटू, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होंगी वो सोमैटिक भी हो सकती हैं, सोमैटिक बोल रहा हूँ, सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं, मिक्स्ड भी हो सकती है, यानी कि सेंसरी और मोटर मिक्स्ड, जहाँ एक नर्व के अंदर सेंसरी पार्ट और मोटर पार्ट दोनों मिल जाएं उसे आप मिक्स्ड नर्व कहते हो। तो क्रेनियल नर्व्स, कुछ नर्व प्योरली सेंसरी हैं क्रेनियल नर्व्स, कुछ प्योरली मोटर हैं, कुछ प्योरली आपके पास मिक्स्ड है, जबकि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं ये मिक्स कैटेगरी में आती है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। इस सवाल में आपसे कह रहा है हाईली रिड्यूस पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, तो अभी हमने डिस्कस किया हाईली डेवलप फोर ब्रेन, हाईली रिड्यूस मिड ब्रेन, आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज, देखो किसी भी सेल का जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होता है वो उसकी सेल का कोर होता है। तो न्यूरॉन के अंदर जाहिर सी बात है दो चीज़ें, एक तो सेल बॉडी है जो असल सेल है और उससे डिफरेंट प्रोसेस निकल रहा है, तो ऑब्वियसली सेल बॉडी वो हिस्सा होगा जहाँ पे असल न्यूट्रिशन मौजूद है, असल न्यूट्रिशन मौजूद है, तो सेल बॉडी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है टू ऑफ द मेजर प्रोसेस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस न्यूरल लीमा आर। ठीक है, अब एक चीज तो हमने पढ़ी कि नेगेटिव बनाने के अंदर मेम्ब्रेन को रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन का रोल है, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन का, इनवर्ट तो नहीं हो सकता, इनवर्ट नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज क्या है, एक हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, इसका भी रोल है। अब ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है ये 3 सोडियम को बाहर लेकर जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर जाता है। तो ये एक्सचेंज करता है सोडियम को किसके बदले, ये एक्सचेंज करता है सोडियम और पोटेशियम को। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव एक्सचेंज ऑफ सोडियम, सोडियम को एक्सचेंज करेगा किसके लिए, पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम को अंदर लेकर आया, सोडियम को बाहर लेकर जा रहा है, तो सोडियम को बाहर लेकर जाएगा, पोटेशियम को अंदर लेकर जाएगा, इस हिसाब से जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ही बनेगा। सही है, पोटेशियम फॉर सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम फॉर सोडियम तब होता जब पोटेशियम बाहर जा रहा होता और सोडियम अंदर आ रहा होता, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां आंसर ऑप्शन ही बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है क्रेनियल नर्व्स डू नॉट हैव, क्रेनियल नर्व में क्या नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया क्रेनियल नर्व में सेंसरी भी हो सकती है, कुछ मोटर भी हो सकती है, कुछ मिक्स्ड भी हो सकती है, तो यहां आंसर एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलेंगे। कह रहा है दिस एरिया ऑफ द ब्रेन, दिस एरिया इज अ सेंटर फॉर सेंडिंग इम्पल्सेस टू वॉलंटरी मसल, ये बेसिकली मोटर एरिया की बात कर रहा है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो मोटर एरिया होता है उसका काम होता है नर्व इम्पल्स को नीचे कहाँ तक भिजाना, नर्व इम्पल्स को नीचे मसल्स तक भिजाना, इफेक्टर तक, वॉलंटरी मसल्स तक भिजाना। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आगे चलते हैं। कह रहा है नीजल्स ग्रेन्यूल्स आर एक्चुअली, नीजल्स ग्रेन्यूल्स असल में क्या है। देखो नीजल्स ग्रेन्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो एक बात हमें पता है कि ये मेरे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बहुत सारे राइबोसोम अगर मैं लगा दूंगा, इसको मॉडिफाई कर दूंगा और ये मौजूद होगा सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन के अंदर, तो इसे मैं नाम दे दूंगा नीजल्स ग्रेन्यूल्स का। अब ये जो नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या हैं, दे आर राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स, डिस्पर्स नो, दे आर द ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी बनता है, नॉट ऑप्शन डी। ऑप्शन सी इज द मोर प्रिसाइज आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले सवाल में आपसे कह रहा है
द पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद इमरजेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, इमरजेंसी से एसोसिएटेड यानी कि कौन सा ऐसा नर्वस सिस्टम है जो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एक्टिवेट होता है। तो जाहिर सी बात है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, बट ऑटोनॉमिक भी तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वो सिंपैथेटिक होगा या पैरासिम्पैथेटिक होगा। तो पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन के अंदर आता है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा जो कि फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर एक्टिवेट होता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे बर्ड्स हैव डेवलप, बर्ड्स को क्योंकि उड़ना होता है तो उनके मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन होना दैट इज मच नीडेड। तो क्योंकि मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाना ये सेरिबेलम का काम है, तो बर्ड्स के अंदर सेरिबेलम ज्यादा डेवलप होता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट एक्सेप्ट। देखो 4 ब्रेन आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आप इसको सेरिब्रम में डिवाइड कर सकते हो, फिर थैलेमस, फिर लिम्बिक सिस्टम। तो ये तो नहीं हो सकता। आपसे पूछ रहे क्या डिवाइड नहीं हो सकता। हाइंड ब्रेन को आप डिवाइड कर सकते हो मेड्यूला, पॉन्स और सेरिबेलम के अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता। लिम्बिक सिस्टम को आप हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला के अंदर डिवाइड कर सकते हो, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर प्रिसाइजली क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, जो कि मिड ब्रेन है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बॉडी में, नर्वस सिस्टम में जो मेजॉरिटी काम करने वाला सेल है वो क्या है, ऑब्वियसली नर्व सेल है, न्यूरॉन है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए नर्व सेल या न्यूरॉन बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे सेंसरी सेल ऑफ आवर स्किन डू नॉट डिटेक्ट। सेंसरी सेल जो हमारी स्किन का होता है वो क्या डिटेक्ट नहीं करता। अब अक्सर बच्चे ना देखते साथ ही आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आंसर में यहाँ पे एक ऑप्शन में बैक्टीरिया दिया हुआ है, तो प्रिसाइजली इसका आंसर बैक्टीरिया इस वजह से बनेगा क्योंकि स्किन में कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप मेलानोसाइट्स कहते हैं, और ये मेलानोसाइट स्किन के ऊपर पड़ने वाली लाइट के हिसाब से क्या कर रहे होते हैं, मेलानिन जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ बैक्टीरिया नहीं होता फिर आंसर आप लाइट लगा सकते थे, क्योंकि फोटो रिसेप्टर मेनली आपको आई में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया मौजूद है तो बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए कोई रिसेप्टर नहीं है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे दिस सिस्टम एक्सेलरेट द हार्ट बीट। भाई हार्ट बीट कब एक्सेलरेट होती है, जब आपको लड़ना हो, डरना हो। तो फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर हार्ट बीट तेज होती है, प्यूपिल डायलेट होता है, ज्यादा ब्लड मसल्स की तरफ जाता है। तो ये किसका काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट को स्लो करता है, हार्ट रेट को स्लो करता है। तो यहां जो आंसर बनेगा वो बनेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे चलते। अगले सवाल में कह रहे हैं फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना। रेटिना से आने वाले फाइबर्स कहां जाते हैं, पीछे, कहां, ऑसिपिटल लोब में। अब ऑसिपिटल लोब के अंदर बेसिकली मौजूद होता है विजुअल कॉर्टेक्स। तो विजुअल कॉर्टेक्स तक ये जा रहे होते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन इज द राइट आंसर। तो ये जितने भी फाइबर्स होते हैं जो आई से निकलते हैं ये पीछे विजुअल कॉर्टेक्स तक जाते हैं, पीछे विजुअल कॉर्टेक्स तक जाते हैं। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। अच्छा, अब अगले सवाल में कह रहे हैं बाय सॉल्टेटरी कंडक्शन द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इज। सॉल्टेटरी कंडक्शन से स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होती है। सॉल्टेटरी कंडक्शन का फायदा ये, अगर मैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन देखूं तो उसके अंदर नर्व इम्पल्स को सीधा सीधा ट्रैवल करना होता है, जबकि सॉल्टेटरी के अंदर मान के चलो ये एक्सॉन है, ये एक माइलिन शीट है दूसरी, तो ये एक नोड ऑफ रैनवी टू दूसरी नोड ऑफ रैनवी फिर तीसरी नोड ऑफ रैनवी, इसमें उछल उछल के जो है वो आपके पास नर्व इम्पल्स जा रहा होता है। इसलिए इसकी जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की, इसमें वो 120 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच जाती है। दैट वाज अ वेरी ह्यूज स्पीड। ऑब्वियसली सॉल्टेटरी कंडक्शन से स्पीड इंक्रीज होती है। आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। ठीक है, आंसर शुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि सॉल्टेटरी कंडक्शन अल्टीमेटली क्या कर रहा है, सॉल्टेटरी कंडक्शन अल्टीमेटली जो है वो आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, और वो काम क्या है, वो काम आपके पास है स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगले सवाल में कह रहा है सॉल्टेटरी इंपल्स कहाँ से कहाँ मूव करता है। तो अभी हमने देखा एक नोड ऑफ रैनवी टू दूसरी नोड ऑफ रैनवी फिर तीसरी नोड ऑफ रैनवी फिर चौथी नोड ऑफ रैनवी। तो नोड ऑफ रैनवी टू नोड ऑफ रैनवी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे द नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन और लीड टू द ब्रेन। ये सवाल रिपीट हुआ है, तो क्रेनियल नर्व,
वुड बी द राइट आंसर। सेरेब्रल कह लो, क्रेनियल कह लो, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ क्रेनियल नर्व कहने का, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेनियल नर्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है ऑन अराइवल ऑफ नर्व इम्पल्स जैसे ही आएगा क्या किसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक पोर्स खुलेंगे मेम्ब्रेन में, जिन्हें आप क्या कहते हो। हमें पता है जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट तक पहुंचा, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पे मेम्ब्रेन में मौजूद है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, ये खुलेंगे और सोडियम अंदर की तरफ आएगा। तो क्या खुलेगा, सोडियम गेट्स खुलेंगे। तो आंसर यहाँ ऑप्शन ए यानी कि सोडियम गेट्स बनता है। तो सोडियम गेट्स वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है डैश गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ आता है, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है। थोरैकोलम्बर यानी कि थोरैक्स और लंबर से निकलने वाली नर्व्स मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बना रही होती है। अब मेजरली जो नर्व्स हैं वो अराइज होती है फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मोस्ट ऑफ द नर्व्स, ठीक है। तो मोस्ट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इंग्लिश का वर्ड आपने सेलेक्ट करना है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो फोल्ड्स होते हैं। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कुछ फोल्ड्स मौजूद हैं जिन्हें आप कॉन्वोल्यूशंस कहते हो, ग्रूव्स या गायराई कह लो, गायरस कह लो। आंसर यहाँ ऑप्शन ए बनता है। क्रिस्टाई इन्वॉल्यूशंस सिमुलेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर प्रिसाइजली क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है फॉलोइंग सेंसेशन आर डिटेक्टेड बाय नेकेड नर्व्स है। तो हमारे पास जो नेकेड नर्व एंडिंग्स होती हैं ये नॉइसी रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। नॉइसी रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। तो नॉइसी रिसेप्टर पेन को डिटेक्ट करता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी बनता है, पेन। आगे चलते हैं। कह रहा है रिसेप्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसेशन ऑफ टच। टच की सेंसेशन को रिसीव करना और इसको इंटरप्रीट करना और फिर आगे भेजना, ये किसका काम है। तो सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया कहाँ है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो आंसर यहाँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स वुड बी द मोस्ट प्रिसाइज आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है आउटर रीजन ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड। आउटर रीजन जो सेरिब्रम का होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो आउटर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द मेड्यूला। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वुड बी द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। कह रहे द पार्ट ऑफ न्यूरॉन यूज टू ट्रांसमिट इम्पल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, कौन से पार्ट ऑफ न्यूरॉन ऐसा है जो एक न्यूरॉन से, जो बेसिकली अपने न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा। तो हमें पता है कि ये हो गया आपके पास डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, और ये निकला एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन से नीचे एक्सॉन टर्मिनल आता है। ये एक्सॉन टर्मिनल यहां से नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा अगले न्यूरॉन तक। तो एक्सॉन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए। तो एक्सॉन वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे हैं रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो हमें पता है, मान के चलो ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये दूसरा न्यूरॉन, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। अब इस एक्सॉन टर्मिनल की ये वाली जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये साइनैप्स से पहले, ये जो आपको कनेक्शन मिल रहा है दिस इज कॉल्ड साइनैप्स, क्योंकि ये साइनैप्स की पहली वाली मेम्ब्रेन है। तो इसे आप प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन कहते हो। यहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं और रिसेप्टर होता है यहाँ के ऊपर, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिस पे ये बाइंड करती है। तो असल जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। बाकी ये जो खाली जगह नजर आ रही है इसको आप साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है बोथ ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम किससे मिलके बने होते हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो याद रखना ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम दोनों मोटर न्यूरॉन का पार्ट है, मोटर न्यूरॉन से बने होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन से क्या बना हुआ है, मोटर न्यूरॉन से ही ऑटोनॉमिक बना हुआ है जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, और जो वॉलंटरी को कंट्रोल करेगा वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा। तो यहाँ आंसर मोटर न्यूरॉन होगा। यहाँ पे आके हमने मेजॉरिटी क्वेश्चंस को डिस्कस किया और तकरीबन मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह
आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। स्टिल अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई मसला है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे एक नए चैप्टर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।